सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। राज्य में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हुई तेज। इस मार्च को होंगे धामी सरकार के 3 साल पूरे। अल्मोड़ा और देहरादून में होंगे भव्य आयोजन। सभी जिलों में जनसेवा कार्यक्रम होंगे आयोजित। प्रभारी मंत्री और सांसद रहेंगे मुख्य अतिथि। स्टारगंज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कई मदरसे किए गए सील। मदरसा संघर्ष समिति ने जताया विरोध। कार्रवाई को बताया धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। हरिद्वार के बहादुरपुर जट हत्याकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 6 गिरफ्तार। तमंचे और कारतूस बरामद। गांव में तनाव के चलते भारी पुलिस और पीएससी की तैनाती। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। सीएम धामी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार किए गए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए 154 एम्बुलेंस तैनात की गई। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी होगी। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती होगी। तो आपको बता दें सीएम धामी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार किए गए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए 154 एम्बुलेंस तैनात की गई। हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी होगी और केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, 4 धाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो शीर्ष पर चल रही हैं और देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़े सुधार किए गए हैं। यात्रा के लिए एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से 4 धाम यात्रा की अगर बात करें तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 तारीख से यानी 30 अप्रैल से होने जा रही है, जिसको लेकर के सरकार की जो तैयारियां है वो तेजी से चल रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है दिव्या कि पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो इस दौरान यहाँ पर सरकार द्वारा की जा रही है। और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी इस दौरान जो है दुरुस्त करने के दिशा निर्देश सीएम धामी ने यहाँ पर समीक्षा बैठक के दौरान दिए थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब 154 जो यहाँ पर एम्बुलेंस है उनकी जो तैनाती है वो भी इस दौरान 4 धाम यात्रा में की जानी है। साथ ही साथ इसके अलावा हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर भी जो है इस दौरान यहाँ पर 4 धाम यात्रा के लिए जो है यहाँ पर लगे रहेंगे। उनकी सेवाएं भी जो इस दौरान यहाँ पर दी जाएंगी। तो ऐसे में पूरी तरह से जो उत्तराखंड सरकार का जो फोकस है वो यहाँ पर यही है कि जो यहाँ पर 4 धाम यात्रा होने जा रही है तो उसमें किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जो तमाम प्रयास हैं वो इस दौरान यहाँ पर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ दिव्या आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा होने जा रही है उत्तराखंड में, तो इसको लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है ही, साथ ही साथ इसके अलावा जो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से भी जो दिशा निर्देश यहाँ पर सीएम धामी ने दिए हैं अधिकारियों को। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मेडिकल चेकअप की भी अगर बात करें तो जो मेडिकल चेकअप है वो भी इस दौरान जो है यहाँ पर 50 वर्ष से अधिक की जो आयु के जो लोग हैं उनके जो मेडिकल चेकअप करने के बाद ही जो है उनको यहाँ पर जो है अपनी जानकारी इस दौरान जो है पोर्टल पर डालनी होगी और उसके बाद में जो है उनको अनुमति इस दौरान दी जाएगी 4 धाम यात्रा में जाने के लिए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में होने जा रही है तो ऐसे में अब पूरी तरीके से जो श्रद्धालु है उनकी जो सेहत का ध्यान भी है वो भी इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड सरकार रखेगी। जी विनय, तो देखा जाए श्रद्धालु को तत्काल चिकित्सा सहायता जो है मिल सके और इसे लेकर तकनीकी रूप से इसे अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, इसे भी अपग्रेड किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा को लेकर के जिस तरीके से सरकार की तैयारियां तेजी से चल रही है तो वहीं पूरी तरीके से जो दुरुस्त व्यवस्थाएं है वो स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है इस दौरान की गई है। और जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत वो भी जो है लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बैठ के इस दौरान ले रहे हैं अपने विभाग की। तो ऐसे में देखा जा सकता है दिव्या कि अब जो यहाँ पर बात करें जो ई पोर्टल है
पर भी जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में जिस तरह से उत्तराखंड का रुख करते हैं जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं, तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने के साथ साथ ही जो है एक चुनौती भी जो है इस दौरान रहती ही है। तो ऐसे में जो है किसी तरीके की कोई असुविधा इस दौरान देखने को ना मिले, तो इसके लिए पहले से ही जो है सीएम धामी ने, उत्तराखंड सरकार ने जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो कर ली है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से फीडबैक की अगर बात करें तो फीडबैक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनसे लेते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ मौसम की अगर बात करें तो मौसम भी जो है इस दौरान कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करता है, और जिसके चलते जो है जो श्रद्धालु हैं उनको फिर यात्रा पे से पहले ही जो है रोक लिया जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है उसके लिए भी पहले से ही मौसम विभाग जो है यहाँ पर अलर्ट जारी करता है, जिसकी जो जानकारी है वो इस दौरान दे दी जाती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने अपील भी इस दौरान की है कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं तो वो पहले मौसम देखे तभी जो है इस दौरान यात्रा करें। तो ऐसे में देखा जा सकता है दिव्या की जो तैयारियां तो तेज चल ही रही है सरकार की, साथ ही साथ जो है पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर सरकार दिखाई दे रही है। जी विनय, तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़े सुधार किए गए। हालांकि श्रद्धालु को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसे लेकर इसे तकनीकी रूप से भी अपग्रेड किया जा रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी अपडेट आपसे लेंगे। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है आज। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री कर सकते हैं। राज्य में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। राज्य में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज हुई। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। विनय, सीएम धामी का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और देखा जाए तो जो कैबिनेट विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो भी तेज हो गई हैं और आज केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें तो कैबिनेट विस्तार को लेकर के जिस तरीके से जो चर्चाएं हैं वो इस दौरान उत्तराखंड में तेजी से चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो आज दूसरा दिन जो है उनका वो दिल्ली दौरे का है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर के उत्तराखंड इस समय जो है चर्चाओं में है। और जिस तरह से सीएम धामी दिल्ली दौरे पर है और आज दूसरा दिन है, तो ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो है यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल होना है उसमें देखा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का जिस तरीके से विस्तार होगा तो अब 5 पद जो है वो इस दौरान जो है यहाँ पर खाली है। तो ऐसे में जो सरकार की जो अब तैयारी है वो यही है कि जो मंत्रिमंडल के जो पद रिक्त इस दौरान चल रहे हैं उनको यहाँ पर भरा जाए। तो इसके लिए आज केंद्रीय मंत्रियों से भी जो है सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। तो पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर इस दौरान की जा रही है। तो ऐसे में जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं की भी अगर यहाँ पर बात कर ली जाए दिव्या, तो पूरी तरीके से जो फोकस है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो है साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे पहले भी जो है सीएम धामी जो है दिल्ली गए थे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो है इस दौरान यहाँ पर चर्चाएं हुई थी। तो लेकिन अब जो पूरी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके इस्तीफे के बाद में जो माहौल है वो पूरी तरीके से इस दौरान गरमाया हुआ है। तो अब जो 5 पद जो है मंत्रियों के वो इस दौरान जो है यहाँ पर खाली हो चुके हैं और जल्दी इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। जी शिविर, हालांकि अगर बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से नाम इस दौड़ में शामिल है जो कि इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसके लिए जो विधायक हैं, विधायक भी इस दौरान दिल्ली दौड़ में शामिल हो रहे हैं। लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, तो ऐसे में जो विधायक है, विधायक भी इस दौरान जो है दिल्ली जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली का दूसरा दिन है और ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से जिस तरीके से उनकी मुलाकात होगी तो यही है पायल इसमें कि
जो यहाँ पर जो विस्तार को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, तो जो विधायक हैं, जो अच्छा जिनका मतलब अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी इमेज रही होगी, उनके कार्य रहेंगे होंगे, उन सभी चीजों को जो है इस दौरान ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है मंत्रियों को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी जो नाम है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं कि कौन जो है इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो विधायकों की अगर बात करें तो जो विधायक हैं वो भी इस दौरान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों से वहां पर बात आज करेंगे, तो ऐसे में काफी बड़ा फैसला जो है वो इस दौरान मंत्रिमंडल को लेकर के लिया जा सकता है। जी दिव्या। शिवना, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है आज। केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और देखा जाए तो राज्य में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी इस दौरे को लेकर काफी तेज हो गई हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री के निर्देशों और स्वस्थ उत्तराखंड विजन को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। जिला चिकित्सालय कोरोनेशन की व्यवस्था में सुधार के साथ ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने नारी निकेतन को पहली बार एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की है। जिलाधिकारी की पहल से खनिज न्यास निधि से कोरोनेशन अस्पताल को 28 लाख की लागत से एक एम्बुलेंस, एक मोक्ष वाहन और जिला योजना से 13 लाख की लागत से नारी निकेतन को पहली बार एम्बुलेंस सेवा की सौगात मिली है। तीनों वाहनों को विधायक खजान दास और डीएम सविन बंसल ने हरी झंडी दिखाकर मानवता की सेवा के लिए रवाना किया। के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार जिलाधिकारी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय एक लिया है और यहाँ पर आज 3 गाड़ियां बाकायदा खनन न्यास और जिला योजना के तहत खरीदी गई और एक कोरोनेशन अस्पताल के लिए बाकायदा जो है उसको एम्बुलेंस के रूप में दी गई। और एक सब वाहन की बहुत दिक्कत होती थी और जब भी किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती थी या डेथ हो जाती थी तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती थी। एक सब वाहन भी क्रय किया गया है। ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर हमें अपने सभी अस्पतालों को और यहाँ पे जो हमारे वंचित वर्ग हैं उनको सुगम सेवाएं देने का हमारा कमिटमेंट है और उसी डायरेक्शन में आज स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करते हुए माननीय विधायक जी राजपुर द्वारा हमारे 3 वाहनों को फ्लैग ऑफ किया गया है, जिसमें पहला हमारा शव वाहन है जो अभी तक जिले में उपस्थित नहीं था, तो इसकी अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। सो एक शव वाहन और एक कोरोनेशन में हमें एक एम्बुलेंस की काफी समय से आवश्यकता थी। ये दोनों वाहन हमारे खनिज न्यास निधि से लिए गए हैं। गरुड़ तहसील में बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण कार्य के स्थान विवाद का मामला हाईकोर्ट नैनीताल पहुंच गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा गरुड़गंगा नदी में बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर नगर पंचायत गरुड़ और कार्यदायी संस्था ब्रिटकुल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ मामले की सुनवाई हुई है। मामले के मुताबिक गरुड़ तहसील निवासी दिनेश चंद्र सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी। याचिका में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रही पार्किंग निर्माण को नियम विरुद्ध बताते हुए शासनादेश का उल्लंघन बताया है। याचिकाकर्ता ने पार्किंग निर्माण कार्य 7 जून 2024 को जारी आदेश के तहत पाए गांव में निर्माण करने की मांग हाईकोर्ट के सम्मुख रखी गई है। और मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निष्कासन कार्य किया गया। पहले चरण में 57 किलोग्राम शहद निकाला गया और इस बार लगभग 200 किलोग्राम तक शहद के निकालने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री ने बी कीपिंग कार्य को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए शहद महोत्सव आयोजित करने के लिए उद्यान विभाग को निर्देश दिए, जिसमें मधुमक्खी द्वारा तैयार किए जाने वाले समस्त प्रोडक्ट महोत्सव में रखने और हर वर्ष शहद महोत्सव की एक तिथि भी निर्धारित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में फूलों की प्रजातियां जो उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन में सहायक है। पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय गुण वाला शहद तैयार करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। और बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में ग्रामीणों और बीआरओ का कैफे हाउस निर्माण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पांडुकेश्वर ग्राम पंचायत के लोगों का बीआरओ पर आरोप है
कि पांडुकेश्वर में हाईवे के किनारे जनहित में बस अड्डे के लिए दी गई भूमि पर बीआरओ की कैफे हाउस परियोजना के तहत कैफे हाउस खोला गया, जो किसी बाहरी व्यक्ति को किराए पर भी दे दिया गया था। हालांकि बर्फबारी में कैफे हाउस क्षतिग्रस्त होने पर अब बीआरओ द्वारा इस पर कब्जा करके कैफे हाउस निर्माण कार्य शुरू कर रहा है, जबकि भूमि ग्राम पंचायत की सिर्फ बस अड्डे के लिए दी गई है। लिहाजा ग्रामीणों के प्रशासन से अपील है कि यहाँ बस अड्डा ही बने। विवाद बढ़ता देख बीआरओ प्रबंधन द्वारा अपने अधिकारियों और राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा और इस बीच ग्रामीणों ने कैफे का जबरदस्त विरोध किया। जो अनलीगल है, ये जो है एनएच के नाम से, सड़क के नाम से पटवारी जी कह रहे हैं ये लैंड जो है सड़क यूज के लिए है। यहाँ पर एक कैंटीन कैसे बन गई? गांव वालों के रोजगार को फर्क पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है ये पहले भी यहाँ पे जो है बस अड्डा था और आज भी हम चाहते हैं यहाँ पे ये बस अड्डे के नाम, हमारी जहाँ तक जानकारी है ये जमीन जो है बस अड्डे के लिए एक्वायर हो चुकी है। इसलिए जो है सरकार से अनुरोध है और जो भी इसको देख रहे हैं यहाँ पे जो है रोड बनाई जाए 18-20 मीटर जो भी बनती है। हमारा एक ही नियम अनुरोध है और हमें बीआरओ कैंटीन नहीं बनने देंगे। बीआरओ कैफे बनाया था जो। और मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने चिरबरी टॉप में नवगठित वन पंचायतों के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कर वन पंचायतों को मजबूत करने की बात कही है। डीएम ने 19 मार्च को चिरबरी टॉप चक्राता में वन पंचायतों के कॉन्क्लेव में प्रतिभाग करेगा और इसी दौरान डीएम कोठी कनासर में 200 नवगठित वन पंचायत के कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। वन पंचायतों को जिला प्रशासन स्तर से प्रथम बार आपदा मद से धनराशि प्रदान की जा रही है और इससे वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण से जहां वनाग्नि को रोकने में मदद मिलेगी, वहीं फायर वॉचर की क्षमता भी बढ़ेगी। वहीं वन पंचायतों को उनके अधिकार, आमदनी और दायित्व के बारे में जागरूक करते हुए मजबूत किया जाएगा। वन पंचायतें एक डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक अहम अंग है जो अभी तक सक्रिय नहीं हो पाया था हमारे जिले में। इनका पुनर्गठन करवाकर, निर्वाचन करवाकर हमने अपनी 200 वन पंचायतों को सक्रिय किया है और ये वन अग्नि रोकथाम में इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये वहीं के लोकल्स होते हैं और इनका जो होल्ड है अपने एरिया पे, उसकी फिजियोग्राफी पे, जोग्राफिकल कंडीशंस पे इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इनको ट्रेन करना, सेंसिटाइज करना, एम्पावर करना और इनको वित्तीय संसाधन भी देना, ये जिला प्रशासन का दायित्व था। ऑनरेबल सीएम के भी इसमें निर्देश थे कि वन अग्नि रोकथाम के लिए हर संभव उपाय करना है। इसी दिशा में वन पंचायतों का महाधिवेशन कल प्रस्तावित है चक्राता में, जिसमें उन वन पंचायतों को 15-15 हज़ार रुपये हम अपने आपदा मद से ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये प्रथम बार प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपने फॉरेस्ट वॉचर्स रख सकें, फायर लाइंस ड्रॉ कर सकें और वन अग्नि के इंसेंसिव्स को न्यून कर सकें। और एक कहावत है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, जनता बेचारी कहा जाए। यह कहावत सटीक बैठती है जनपद उत्तरकाशी के नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 में, जहां लोग बरसात आने से पहले चिंता में पड़ गए हैं। पिछले साल तो बच गए, पर इस साल क्या होगा, देखिए रिपोर्ट। दरअसल विकास के नाम पर कालेश्वर मार्ग को ग्राम सभा से हटाकर नगरपालिका में शामिल किया गया है। लोगों ने विकास के सपने देखे थे, पर यहाँ की स्थिति और खराब हो गई। यहाँ की समस्या ये है कि बरसात के सीजन में यहाँ कहीं मोहल्लों का पानी इकट्ठा होकर एक बड़े नाले का रूप ले लेता है, जिसके कारण यहाँ जल भराव हो जाता है और वह पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिसके कारण हर साल घरों में रखा सामान खराब हो जाता है। हमारी समस्या है नाला निर्माण के संबंध में। बरसात में जो यहाँ पानी भरता है और इसकी कार्रवाई के लिए हमें 4-5 साल हो गए हैं, लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे जो ये बरसात से पड़ी इस समस्या का संपूर्ण रूप से निराकरण किया जाए। यहाँ पर चुनाव बहिष्कार भी किया, हाईवे जाम भी की, सब चीज होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर कालेश्वर मार्ग में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और हर महीने हम डीएम से मिलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष से मिलते हैं, एसडीएम से मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसमें कोई
गौर से इस चीज को नहीं देख रहा है। जब तक यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, जब तक यहाँ पर कोई कुछ नहीं हुआ, तब तक प्रशासन न जागेगा। यहाँ पर सबसे समस्या जो है ये नाला निर्माण। हम चाह रहे हैं इस नाला निर्माण का पहले कार्यक्रम ऊपर से शुरू हो, जहाँ से हम डूब रहे हैं। रास्तों की स्थिति ये हो जाती है कि रास्ते पूरा नदी का रूप ले लेते हैं, जिससे बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है। कई लोग यहाँ चोटिल भी हो चुके हैं, पर आज तक सर्वे के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हुई है। यहाँ के लोगों ने चुनाव बहिष्कार भी किया, कई बार आंदोलन भी करे, जिले से लेकर प्रदेश के मुखिया तक से मुलाकात की, पर असर कुछ भी नहीं हुआ। लोग घरों को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। मकानों से किराएदार अभी से शिफ्ट होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार हमें डूबने से बचाओ, नहीं तो हमें यहाँ से विस्थापित करे। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, जरा सुन लीजिए। यहाँ की जग जाहिर बात है वो, ठीक है ना, ये बड़ी समस्या है। इसका साहब इसमें बड़ा वो होना, आप देखते हैं बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, खासकर स्कूल के बच्चे यहाँ से जो जाते हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। और घरों की स्थिति देख सकते हैं आप, ये जो पानी आता है इसलिए घरों तक घुसता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है। अब देख रहे हैं आजकल ही बरसात हुई तो ये पानी जो है इसका कोई निकासी का तो कोई प्रॉपर कोई समाधान है नहीं इधर। तो सबसे बड़ा जो मानसून सीजन का जो उसके बड़ी क्रिटिकल स्थिति है। वर्षों से चली आ रही है समस्या, तो कुछ प्रयास करने से तो आगे तक नगर पालिका के द्वारा बना। इसके बाद हम ये सोच रहे थे कि इसको आगे ट्रांसफार्मर तक ये सही ढंग से बन जाए, जो नियम के तहत बनता है तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि हम ही नहीं बल्कि हमारे साथ कालेश्वर मंदिर में ये मार्ग रास्ता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। इसमें आने जाने वाले लोग, भक्त लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, और यही मांग करते हैं कि ये रास्ता बन जाए। पूर्व देवाल में पीछे से भी पानी आता, यहाँ यू कमरा पूरा पानी भरियों तर मासम वो ये तरह आ सके भगवान ने बोल दिया कि हम बिस्तर लेते बाहर आते अंदर जब रहने का ठिकाना नहीं, रात ही नहीं में बैग तो का जाए। अब एक कालेश्वर है हमारा सारा यहाँ पे, बाकी जनता तो कुछ नहीं कर रहे, न सरकार कर रहे कुछ। और क्या देखने आओ यहाँ पे सर, समस्या तो बहुत सालों से बनी हुई है, बहुत 20 से 25 साल हो गए हैं, उससे पहले से समस्या बनी हुई है। और हम लोग शुरू से, जब से हम लोगों का कार्यकाल शुरू हुआ है तब से हम लोगों ने यहाँ पे माननीय विधायक जी हो गए, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी हो गए, और डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, सिंचाई विभाग हो गया, और इसके साथ साथ जो भी कार्यदायी संस्थाएं इसके जुड़ी हुई हैं, हम सब लोगों से ज्ञापन दे चुके हैं और एक बार सबसे मिल चुके हैं। और देखा जाए तो सर वैसे ये समस्या जो है ये शुरू होती है ये एनाइम से, कोटियाल गांव से एक पानी आता है, एक एनाइम से आता है। ये होटल इंद्रप्रस्थ के नीचे आके डाइवर्ट नहीं हो पाता अच्छे से। अगर ये पानी वहाँ से अच्छे से डाइवर्ट हो जाए तो उसमें काफ़ी पानी रुक सकता है, लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे यहाँ पे जो काफ़ी लोग हैं परेशान हैं। आमतौर पर स्थानीय निवासियों की मूलभूत समस्या उनके घरों की सड़क, पानी, साफ सफाई को लेकर रहती है, जिसके निराकरण की अपेक्षा लोग नगर पालिका प्रशासन से करते हैं। लेकिन यदि इन लोगों की समस्याओं का निराकरण लंबे समय तक नहीं हो तो इसे क्या कहेंगे? प्रशासन की निष्क्रियता और लापरवाही। IND 24 के लिए संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24। नमस्कार।